हेलो फ्रेंड्स, मैं शाहिद जुपिटर क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम करने जा रहे हैं रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट का सेकंड पार्ट। यानी पिछली वीडियो में हमने स्केर्सिटी रेंट के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द उसको देखिए। तो आज जैसे कि मैं पहले बता चुका कि दूसरा पार्ट है हमारी रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट का। तो रिकार्डो ने जो थ्योरी ऑफ रेंट दी है तो उसने कहा है रेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्केर्सिटी रेंट और एक होता है डिफरेंशियल रेंट। स्केर्सिटी रेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल रेंट। अब ये डिफरेंशियल रेंट क्या होता है? तो जब रेंट जो है जमीन लैंड की क्वालिटी में डिफरेंस होने की वजह से अराइज हो, आप उसको कहते हैं डिफरेंशियल रेंट। यानी व्हेन द रेंट राइजेस ड्यू टू द डिफरेंस between the quality of land. When the quality of land differs, then the rent arises is known as differential rent. अब ये जमीन क्या है, लैंड जो है, लैंड डिफर्स इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी एंड सिचुएशन। यानी एक 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 लैंड जो है किसी भी एरिया में जो जो पीस ऑफ लैंड है वो किसी दूसरे पीस ऑफ लैंड से इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी डिफरेंट हो सकता है या इन टर्म्स ऑफ सिचुएशन। अब फर्टिलिटी में किस वजह से वो डिफरेंट हो सकता है वहाँ की, हो सकता है कि किसी एक जगह की सॉइल जो है वो काफ़ी जरखेज़ हो, टेम्परेचर काफ़ी मवाफिक हो, रेनफॉल काफ़ी अच्छा होता होगा और क्लाइमेट भी काफ़ी मॉडरेट हो या फिर सूटेबल हो। जो भी वहाँ पे क्रॉप हम उगाते हैं, जैसे रिकॉर्डिंग थ्योरी में हम कौन सा वाला क्रॉप उगाते हैं, हमारी एजम्पशन रहती है कि हम सिर्फ एक ही क्रॉप उगा रहे हैं एंड दैट इज कॉर्न। ओके, तो ये है फर्टिलिटी के हिसाब से ज़मीन किस वजह से जुदा हो सकती है या डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज ऑफ सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ठीक है, अब सिचुएशन के हिसाब से एक जमीन या एक पीस ऑफ लैंड किस तरह से डिफरेंट हो सकता है, तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ द लोकेशन नियर द मार्केट। इफ अ पीस ऑफ लैंड इज लोकेटेड नियर द मार्केट, जहां पर अगर कोई जमीन का हिस्सा मार्केट के नजदीक पर लोकेट है, जहां पर हमने वो प्रोडक्शन जो भी होगी उसे बेचना है, तो उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यही हम आज करने जा रहे हैं। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू इसके बारे में। अब हम आते हैं सीधा डायग्राम्स पर। अब मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से रिकार्डो ने डिफरेंशियल रेंट को डिस्कस किया है। ठीक है, तो गाइस, रिकार्डो ने डिफरेंशियल रेंट को जब एक्सप्लेन करना किया तो उन्होंने एक एजम्पशन ली, जो उन्होंने पूरी थ्योरी में एजम्पशन ली है, लेकिन स्केर्सिटी रेंट में नहीं ली। स्केर्सिटी रेंट में हम जब डिस्कस करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि लैंड इज सिमिलर, लेकिन डिफरेंशियल रेंट में जब हम बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि लैंड इज नॉट सिमिलर, इट इज डिफरेंट इन क्वालिटी। ठीक है, सो हमने यहाँ पर ये एज्यूम किया कि वी हैव थ्री पीस ऑफ लैंड्स, वन इज लैंड ए, अनदर इज लैंड बी एंड द अदर वन इज लैंड सी। ठीक है, अब क्या है कि अब रिकार्डो ये मानता है कि वही जजीजे आइलैंड वाली हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर भी मान लीजिए कि किसी कंट्री के लोगों ने एक नया आइलैंड डिस्कवर किया और वो वहाँ पे बसने चले गए। तो सबसे पहले वहाँ के लोग क्या करेंगे? सबसे पहले वहाँ के लोग जो है सबसे जरखेज, सबसे फर्टाइल लैंड जो होगी उस पर कब्जा करेंगे और वहाँ पर जाकर के कल्टिवेशन करेंगे। ठीक है, और मान लीजिए कि कल्टिवेशन इस तरीके से हो रही है, ये आपका एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। मान लीजिए कि आपकी कल्टीवेशन इस तरीके से हो रही है कि आपकी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू यहां पर बराबर हो रहे हैं सब, और प्राइस लेवल ये डिटरमाइन हो गया। यानी कि आप इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, ओएम आउटपुट आप प्रोड्यूस कर रहे हो। यानी आपने एक नया जजीरा या आइलैंड डिस्कवर किया, वहां पर जाकर के बस से, और पॉपुलेशन अभी उतनी नहीं है, इसलिए उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए कितने आउटपुट की जरूरत पड़ रही है? ओएम। और उस ओएम आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जो कुछ भी खर्चा आ रहा है, जो कुछ भी कैपिटल पे, लेबर पे जो कुछ भी खर्चा आ रहा है वो इतना है। ठीक है, वो इतना है और आप उतना ही चार्ज भी कर रहे हो। समझ आ गई? यानी आप
उसे उतने ही प्राइस पर बेच भी रहे हो, इसीलिए आपका मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, जो कुछ भी है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सारे के सारे यहां पर बराबर हैं, यानी अभी कोई रेंट अराइज नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए कि पॉपुलेशन बढ़ गई, मान लीजिए कि क्या हो गया, पॉपुलेशन पॉपुलेशन बढ़ गई, और अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले तो सबसे पहले हमने तो लैंड ए को कल्टीवेट किया था, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से अब हम कहां जाएंगे, अब हम अपना रुख लैंड बी की तरफ करेंगे। किसकी तरफ करेंगे, लैंड बी की तरफ करेंगे। और जाहिर सी बात है लैंड बी की तरफ रुख करने से क्या होगा, प्राइस जो है थोड़े से बढ़ जाएंगे, इसीलिए अभी आपका यहां पर एवरेज रेवेन्यू आपका यहां था, तो लैंड बी पे आपका एवरेज रेवेन्यू जो है वो यहां चला जाएगा, ठीक है, वो यहां पे चला जाएगा। और यहां पर भी सेम वही आपने करना है, ये आ गई आपकी एवरेज कॉस्ट कर्व, ये आ गई आपकी मार्जिनल कॉस्ट कर्व, एमसी कर्व, और ये आ गई आपकी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स दोनों एक ही चीज है, क्योंकि आपको पता है कि वी आर ऑपरेटिंग इन द परफेक्ट कंपटीशन, एंड इन परफेक्ट कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर ऑलवेज इक्वल, इसीलिए अपन एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को शो कर रहे हैं सेम लेवल पे, सेम जगह पे। अब आप देख पा रहे होंगे कि इतना आउटपुट अब प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, लैंड बी पे OM1 आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, और OP1 मान लीजिए प्राइस लेवल है। लेकिन हमने लैंड ए स्केर्स हो गया, इसीलिए हमने लैंड बी की तरफ रुख तो किया, लेकिन लैंड ए वाले भी चुप नहीं रहेंगे, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो इंटेंसिव लेबर करेंगे, इंटेंसिव लेबर ने इंटेंसिव कल्टीवेशन करेंगे। इंटेंसिव कल्टीवेशन करने का ये मतलब है कि वो ज्यादा से ज्यादा लेबर लगाएंगे उसी पीस ऑफ लैंड पे, और ज्यादा से ज्यादा उस पर इरिगेशन वगैरह जो कुछ भी है, ज्यादा से ज्यादा मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे ताकि आउटपुट बढ़ा सकें। इसीलिए वो भी कहां पे आएंगे, वो भी अपना प्राइस लेवल जो है ऊपर कर देंगे, और वो इस लेवल पर के आएंगे, क्योंकि उन्होंने आउटपुट बढ़ा दिया, और वो M" पे चले आएंगे। समझा गया आपको, यहां पर हम बराबर कर दिए ना, क्योंकि वो भी इसी प्राइस लेवल पर ऑपरेट करेंगे। वो इस वजह से करेंगे क्योंकि वो इंटेंसिव कल्टीवेशन करेंगे, और इतना वो यहां पर वो P1 से P2 की तरफ चल पड़ेंगे। समझ आ गई आपको। अब क्या हो गया, अब हमारी लैंड बी भी सारी की सारी, अब पॉपुलेशन फिर से बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से कॉर्न की डिमांड बढ़ गई, कॉर्न की डिमांड बढ़ गई, तो अब लैंड ए और लैंड बी स्केर्स हैं, इसीलिए अब हम किसकी तरफ रुख करेंगे, हम सीधा और सीधा लैंड सी की तरफ रुख करेंगे। अब हम लैंड सी की तरफ रुख करेंगे, ठीक है। फिर से वही बात यहाँ पे भी वही आएगी। सबसे पहले आपने जो है वो एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करनी है, उसके बाद आप मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रॉ करेंगे, और ये फिर से एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू आपका सेम, और ये आ गया आपका। देखिए अब मैं एक बात बोलना भूल गया बीच में, कि लैंड ए इज द मोस्ट फर्टाइल, लैंड बी इज लेस फर्टाइल देन लैंड ए, एंड लैंड सी इज द लीस्ट फर्टाइल। सबसे फर्टाइल लैंड पीस कौन सा आपके पास, लैंड ए है, और सबसे लीस्ट कौन सा, लैंड सी है। तो जाहिर सी बात है जो सबसे फर्टाइल है वहां पे खर्चा कम है, वहां पे खर्चा कम है। आप यहां पे देख पा रहे होंगे ना कि मैंने यहां पे एवरेज रेवेन्यू कहां पर है मेरा, लैंड ए पे यहां पर है, यानी और लैंड बी पे एवरेज रेवेन्यू यहां पर है, तो ऊपर है ना, वो इस वजह से क्योंकि ये लेस फर्टाइल है इन कंपैरिजन टू लैंड ए। और अगर ये लेस फर्टाइल है इसका मतलब मुझे यहाँ पे ज्यादा मेहनत है, मुझे यहाँ पे ज्यादा लेबर इस्तेमाल करना है, मुझे यहाँ पे ज्यादा मशीनरी इस्तेमाल कर रही है, मुझे यहाँ पे इरिगेशन पे ज्यादा खर्चा आएगा, यहाँ पे ज्यादा खर्चा आएगा। ज्यादा खर्चा आने का मतलब ये है कि मेरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो यहाँ पे ज्यादा होगी और यहाँ पे कम होगी, और ये तो लीस्ट फर्टाइल है और यहाँ पर तो सबसे ज्यादा होगी, इसीलिए मैंने एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है यहां पर लिया और सबसे ऊपर लिया, ठीक है। तो अब हम मान के चलते हैं ये कि आ गया OP', हम ये मान के चलते हैं रिकार्डो ये कहता है कि जो प्राइस, ठीक है, याद रखना, जो प्राइस लैंड सी डिटरमाइन करेगी उसी प्राइस को लैंड बी वाले और लैंड ए वाले भी फॉलो करेंगे। समझ आ गया आपको। इसीलिए हम कहां पे आएंगे, कुछ इस तरीके से आएंगे, और ये आपका
ये वाले आउटपुट पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे ये वाले आउटपुट पे आ जाएंगे, और ये जो भी इलाका है दिस इज रेंट, ये जो भी इलाका है दिस इज रेंट। द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू, द डिफरेंस याद रखना, द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू एंड द मार्जिनल, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड द मार्जिनल कॉस्ट इज एक्चुअली द रेंट। तो यहां पर ये जाहिर होता है, क्या जाहिर होता है कि जो लैंड ए है उसको ज्यादा रेंट पे करना पड़ेगा, और जो लैंड बी है उसको कम रेंट पे करना पड़ेगा, और जो लैंड सी है उसको कुछ भी रेंट पे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसको मसा एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जो है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बराबर हो पा रहा है। तो इस वजह से जो है उस पर कोई लैंड रेंट अराइज नहीं होगा, आपका लैंड सी पे कोई भी रेंट अराइज नहीं होगा, क्योंकि इट इज द लीस्ट फर्टाइल लैंड, और लैंड बी पे होगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी जान है, ये थोड़ी सी मुफीद है, हम इसमें कुछ कर सकते हैं। एंड लैंड ए पे तो सबसे ज्यादा रेंट आपका राइज होगा। समझ आ गया आपको? तो भाई ये था रिकार्डो का डिफरेंशियल रेंट। फिर से मैं बता देता हूं एक बार थोड़ा सा आपको याद रखने के लिए कि हाँ, इसमें मैंने एक दो चीजें और बतानी थी आपको, वो ये कि जब हम, याद रखना, जब हम इधर ऑपरेट कर रहे थे, सॉरी जब हम यहां पे ऑपरेट कर रहे थे, एक मिनट, जब हम लोग यहां पे ऑपरेट कर रहे थे ना, यहां पे ऑपरेट, तो हम यहाँ पे कोई रेंट नहीं पे कर रहे थे उस वक्त, क्योंकि हम यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सबके सब यहाँ पर बराबर थे, देयर वाज नो रेंट। तो आप इसको कह रहे थे, आप इसको कहते हैं देन मार्जिनल लैंड, इसको आप कहेंगे उस वक्त ये मार्जिनल लैंड था, और ये इंट्रा मार्जिनल लैंड था। यहां पे लिख दूं मैं मार्जिनल लैंड और इंट्रा मार्जिनल लैंड, ये दो कॉन्सेप्ट्स याद रखना। जिस लैंड पे रेंट राइज नहीं होता है दैट इज नोन एज मार्जिनल लैंड, और जिस लैंड पे रेंट राइज हो रहा है उसको कहेंगे आप इंट्रा मार्जिनल लैंड। जब हम ए से बी की तरफ आए थे, यानी जब ए पे इंटेंसिव कल्टीवेशन हो रही थी, ठीक है, लैंड स्केर्स हो रही थी, हमने बी की जानिब रुख किया था, तो उस वक्त लैंड बी जो है आपका वो क्या थी? मार्जिनल लैंड थी, और लैंड ए जो थी आपकी इंट्रा मार्जिनल लैंड थी, बिकॉज देयर वाज द रेंट ऑन लैंड बी। लेकिन जब पॉपुलेशन के बढ़ने से कॉर्न की डिमांड बढ़ गई, और ये जमीन जो है स्केर्स पड़ने लगी, कम पड़ने लगी कल्टीवेशन के लिए, अपन यहां रुक के, ठीक है, हम यहां पे ऑपरेट करने लगे, ठीक है, हम यहां पे ऑपरेट करने लगे, प्राइस लेवल ओपी ये जो है डिटरमाइन हो गया। तो उस वक्त क्या हो गया, यहां पे तो कोई रेंट जो है राइज नहीं हो रहा था, और इन दो पे रेंट जो है राइज हो रहा था, इसीलिए ये दो लैंड जो हैं उस वक्त क्या कहलाएंगी? इंट्रा मार्जिनल लैंड्स कहलाएंगे। एंड लैंड व्हेन द लैंड सी इज मार्जिनल लैंड, द रेस्ट ऑफ द टू पीस ऑफ लैंड्स आर इंट्रा मार्जिनल लैंड्स फॉर यू, ओके। एंड व्हेन यू आर ओनली कल्टिवेटिंग द टू लैंड्स, ठीक है, when you are cultivating only two lands, that is land A and land B, then one is marginal land for you and the other one is intramarginal land for you, because on marginal land there is no rent and on intramarginal land there is रेंट। सो ये था भाई, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा था, थोड़ा सा नहीं था, बहुत ज्यादा था। तो आई होप कि आपको भाई समझ आ गया, और अगर कहीं पे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर चैट बॉक्स में हमसे बता सकते हैं, तलब कर सकते हैं, तो हम आपके उस डाउट को क्लियर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो भैया अगर वीडियो पसंद आया यार, अगर थोड़ा सा काम जो है बेहतरीन लगा मेरा, तो वीडियो को ज़रूर थोड़ा सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू।